हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध। इससे पहले के वीडियो में हमने राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्रयोग ले लेते हैं। माना किसी प्रयोग में, ठीक है, विलेय का जो मात्रा है वह स्मॉल w है और विलेय का जो अणुभार है वह स्मॉल m है। और विलेय का मोल जो हो जाएगा, चूँकि देखो मोल बराबर होता है, आपको बता देते हैं, मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। ठीक है, तो अगर विलेय है तो विलेय की मात्रा आपको पता है कि विलयन में कम होती है, तो कम होने की वजह से हम इसको स्मॉल में ले लिए। ठीक है, तो विलेय का जो भार है स्मॉल w और जिस उसका अणुभार है स्मॉल m। तो मोलों की संख्या यदि निकालेंगे तो स्मॉल w बटा स्मॉल m हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि विलायक की बात किया जाए तो विलायक अधिक होता है, इसलिए हमने इसमें कैपिटल W ले लिया है। तो विलायक का यदि भार कैपिटल W है और विलायक का जो अणुभार है कैपिटल M है, तो इस हिसाब से भार बटा अणुभार के हिसाब से क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटा कैपिटल M। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n से लिख लेते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से। ठीक है, अब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, ये P माइनस पी एस अपान पी। ठीक है, यहाँ पर P रहेगा। ठीक, P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल n बटा n प्लस कैपिटल N। ये राउल्ट का नियम होता है। ठीक है, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसमें क्या करना है कि हम मान लेते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए, यदि विलयन बहुत तनु हो तो वहाँ पर विलेय को नगण्य माना जाता है। यानी कोई विलयन है, ठीक, अगर उसमें हम मान लेते हैं कि वो विलयन बहुत काफ़ी तनु है, ठीक है, तो जो विलेय का मोलों की संख्या है वह उसे नगण्य मान के चलेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले में देखेंगे जो प्लस जुड़ा हुआ है, तो P माइनस पी एस अपान पी हो जाएगा बराबर स्मॉल n बटा कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहेंगे तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब स्मॉल n की जगह ये वाला वैल्यू रख दीजिए। स्मॉल n का मान क्या है, स्मॉल w बटा स्मॉल m, और कैपिटल N का मान दिया है कैपिटल W बटा कैपिटल M। तो इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल n बटा कैपिटल N। ठीक, अब इसमें हम रख देते हैं, तो P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m, पूरा के बटा हो जाएगा कैपिटल W बटा कैपिटल M। ठीक है, फिर इसे अगर और करना चाहेंगे तो आपको पता है कि इसको ऊपर लेके जाते हैं, यह बन जाएगा P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। पहला हल करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक, तो लिखा है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 17.53 से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अणुभार निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विलेय का भार क्या दिया है। चूँकि देखो ग्लूकोज कम मात्रा में है तो ग्लूकोज का भार के लिए स्मॉल w का यूज करेंगे, यानी 18 ग्राम। ठीक, और जो जल है विलायक है अधिक है तो उसके लिए हम कैपिटल W का यूज करेंगे 100 ग्राम। ठीक, और फिर जो ताप से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिखा है 17.53, यानी जो पहले विलायक का जो वाष्प दाब था वह था 17.53, और जब इसमें ग्लूकोज मिला दिए तो यानी PS जो विलयन का वाष्प दाब हो गया वह घट के 17.22 हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आप ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल m ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, अब एक चीज़ और चाहिए हमें। देखिए कैपिटल W तो मिल गया, तो कैपिटल M भी चाहिए। तो याद रखिए ग्लूकोज का जल का जो अणुभार होता है, मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, यानी कैपिटल M जो होता है वह होता है 18। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला पर रख देंगे। फार्मूला हमारा क्या है, P माइनस पी एस अपान पी बराबर
स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ठीक है, यही सूत्र है। ठीक, अब इस पर हम रख लेते हैं सारा चीज़। देखिए विलयन का जो विलायक का जो यानी पी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 17.53 और फिर घट के कितना हो गया 17.22। ठीक, बटा पी वहीं 17.53, वैसे 5-3 बोलते हैं लेकिन हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या दिया है 180। कैपिटल एम का मान कितना आता है 18, क्योंकि जल का अणुभार 18 होता है। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया था 100 विलयन का विलायक का, और स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसे जब हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप इसे हल कर लीजिएगा तो यम बराबर आ जाएगा 183। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में हमने पहले से ही आंसर लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ हल करवाऊँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31 mm है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, जल का वाष्प दाब इतना है। ठीक है, इसमें आपको दिया 6% यानी यूरिया का भार यानी 6 ग्राम कर देना। ठीक है, प्रतिशत है। ठीक, और क्या बोलते हैं विलायक का भार कितना हो जाएगा, तो भाई 100 में होता है, कोई भी परसेंटेज होता है तो 100 में होता है। ठीक है, तो 100 ग्राम हो गया। और क्या हो गया क्या बोलते हैं कि 100 यहाँ पे नहीं रखना है, आपको रखना क्या पड़ेगा, देखिए 6 ग्राम तो आपका यूरिया हो गया, पूरा विलयन 100% है तो 6 ग्राम यूरिया, तो आपका 94 ग्राम क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 94 ग्राम जल, H2O की मात्रा। ठीक है, और इसके लिए कैपिटल एम निकालना होगा H2O के लिए, तो 18 आता ही है। ठीक, आपसे स्मॉल एम के बारे में पूछ ही रहा है। ठीक, और क्या दिया है, विलयन का वाष्प दाब आपको दिया है 31.3 दिया है। कितना दिया है 31.3, यानी PS की वैल्यू दिया है 31.3। और कोष्टक में देखिए जल का वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब जो दिया है P बराबर 31.70। ठीक है, या 70 भी कह सकते हैं। अब सारा चीज़ दिया हुआ है, आप इसे हल करिएगा, आपका आंसर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्या है, आप इसको समझिए। मान लेते हैं कि ये कोई पात्र है, इसमें आपने जल रख दिया। ठीक है, अब इसे मान लीजिए इसका वाष्पन होने लगा, वाष्प मान लीजिए बनने लगा इसका, या फिर आपने नीचे से गर्म किया तो यह वाष्प बन के इसके कण जो है बाहर निकलने लगे। ठीक, अब क्या होगा कि इसमें अगर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, और जैसे ही लेयर बन जाएगी तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा, क्योंकि पहले सतह से जो कण थे द्रव के वो आसानी से अपना सतह छोड़ करके बाहर जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब इस पर अवाष्पशील पदार्थ की परत बन गई, तो इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी वाष्प दाब घट गया तो क्वथनांक इनका बढ़ जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ये तो क्वथनांक का परिभाषा हो गया। आगे विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। आगे हम जानते हैं कि विलायक में विलेय पदार्थ मिला देने से विलायक की सतह कुछ ढक जाता है, इससे वाष्प दाब घट जाता है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए कुछ और ताप बढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार वाष्प दाब में अवनमन का मतलब कमी ही क्वथनांक में उन्नयन का कारण रहती है। पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि आपको बताए कि भाई कोई पात्र है, उसमें आपने द्रव रखा है, मान लीजिए इसे गर्म कर रहे हैं, वाष्प बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो यह सतह पर जाके घेर लेगा स्थान, तो यहाँ से वाष्प बन के नहीं जाएंगे, इनका वाष्प दाब घट जाएगा। तब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करना होगा,
तो आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये वाष्प बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें। चलिए आगे है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन से अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, तो अणुभार की गणना करने के लिए आपको ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यह फार्मूला याद रखिएगा। जहाँ पर स्मॉल एम विलेय का अणुभार है, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टी बी है क्वथनांक में उन्नयन, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक परिभाषा पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये परिभाषा पूछ लिया जाता है और इस पर एक न्यूमेरिकल दे देता है एक ही प्रश्न में, तो वह 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल, ठीक है, घोलने पर क्वथनांक में यानी क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कि कोई भी आप विलायक लिए, कितना लिए? 1 किलोग्राम ले लिए, इसमें आपने 1 मोल विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला दिए, तो अब अनअपघट्य मिलाने से इसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि वाष्प तो बनेंगे नहीं, बनेंगे भी तो ज़्यादा ताप पे, तो वहीं क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल खोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अब इसका हम आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको अलग अलग करके दिखा देते हैं क्या क्या दिया है, बाकी आप हल करिएगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। थोड़ा हो सकता है कि वह 1 घंटा या 1.5 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, उसमें सारे आंकिक प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़िए पहले। ग्लूकोज की एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 100 ग्राम जल में घुला है, यानी आपको स्मॉल डब्ल्यू तुरंत क्या दिया है? विलेय का भार 12 ग्राम, विलायक का भार यानी कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। जल का क्वथनांक यानी जल का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस। वैसे देखा जाए तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही इसमें आप 12 ग्राम ग्लूकोज मिला दिए तो इसका क्वथनांक बढ़ गया कितना? 100.34, यानी क्वथनांक में वृद्धि कितना हुआ? 0.34, यानी कि आप रखेंगे डेल्टा टी बी बराबर 0.34। ठीक है, और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको बताई दिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी आपको के बी की गणना करना है। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, यहाँ फार्मूले में देखिए सब कुछ दिया हुआ है, आपको रख देना है। ठीक है, अब जब रखेंगे हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0.51 केल्विन प्रति मोल। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी आप करिएगा। देखिए, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, इसमें भी आपको दे दिया विलेय का भार। विलेय कैसे पता करेंगे? जिसकी मात्रा कम होगी, 6 ग्राम। विलायक का दे दिया कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम जल है, का क्वथनांक 100.34 डिग्री हो जाता है, जलीय विलयन है तो यानी जल का क्वथनांक कितना होता है? 100, तो क्वथनांक में वृद्धि कितना हुआ? 0.51। ठीक, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो पदार्थ के अणुभार यानी स्मॉल एम की गणना आपको करना है। कोष्टक में आपको के बी का मान दिया हुआ है, जब हल करेंगे तो आएगा 60। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, किसी भी द्रव का हिमांक क्या होता है? कि जिस पर द्रव का वाष्प दाब जो है ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है, यानी किसी भी द्रव को यदि ठंडा किया जाता है तो उसका वाष्प दाब घटने लगता है। ठीक है, ऐसी अवस्था आती है कि वह बर्फ का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी जो बर्फ का वाष्प दाब है वह ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इसी अवस्था को ही हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी मान लीजिए द्रव है, ठीक है, पानी है मान लो, ठीक,
इसे आप ठंडा कर रहे हो तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये बर्फ़ बन जाएगा। ठीक, अब बर्फ़ बनने से क्या होगा कि जो ठोस का वाष्प दाब होता है वहीं बर्फ़ का भी वाष्प दाब हो गया, तो इसी को बोल देते हैं हिमांक। ठीक है, आगे देखते हैं। विलायक में विलेय पदार्थ को मिला देने से वाष्प दाब में अवनमन के कारण हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कहने का मतलब वाष्प दाब में कमी हो रही है, उसी से क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, उसी से हिमांक में भी कमी हो रही है। तो ये बात याद रखना, ये वाली तीसरी पॉइंट। ठीक है, चलिए अब इस पे आधारित भी हम देख लेते हैं कुछ फार्मूला। देखिए, हिमांक में अवनमन से विलेय का अणुभार ज्ञात करना, तो वही फार्मूला सेम है, बस जहाँ पर आपने के बी यूज किया था वहाँ पे के एफ यूज करना है। ठीक है, जहाँ डेल्टा टी बी यूज किए थे वहाँ डेल्टा टी एफ यूज करना है। एफ से फ्रीजिंग आप समझिएगा, फ्रीजिंग मतलब हिमांक होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यम तो विलेय का अणुभार होगा ही, के एफ बदल जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। अगर बी रहता तो बॉइलिंग से हम याद रखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, हिमांक में अवनमन ये हो गया, विलेय का भार हो गया स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक ये भी परिभाषा पूछ लेता है और इस पर एक क्वेश्चन भी दे देता है। ये ऊपर वाला जो फार्मूला है उसी पर आधारित एक प्रश्न दे देता है। तो वही चीज़ है सेम। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है या अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे वृद्धि हो रहा था तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहे थे, यहाँ पे कम हो रहा था मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। बाकी परिभाषा सेम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस पर भी आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतना डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ दिया हुआ, क्या क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया है 0.48 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया है 10.6। ठीक है, हिमांक में कितने की कमी हो रही है, तो 1.8 की कमी हो रही है, यानी डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है। ठीक, और आपसे क्या पूछ रहा है, अणुभार यानी यम आपसे पूछ रहा है। यम कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए यहाँ के एफ आपको दिया हुआ है, तो सारा फार्मूला पर रख देंगे जो पहले है फार्मूला यहाँ पर। ठीक है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 500 ग्राम जल में विलेय किया गया। विलेय के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, आपको हिमांक बताना है और इसमें आपको दिया है के एफ। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल का सीरीज लेकर आएंगे इस चैप्टर का, तब उसमें इस क्वेश्चन को हल करा देंगे। ठीक है, चलिए कुछ शार्ट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि एक नंबर में तो नहीं 2 नंबर में पूछा जाता है। परिभाषाएं कुछ पूछ ली जाती है, जैसे समपरासारी विलयन किसे कहेंगे, तो ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब बराबर हों उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक है, समपरासारी विलयन की मोलर सांद्रताएँ बराबर होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। आगे प्रतिलोम परासरण, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर से होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। कुछ नोट्स हैं जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद देंगे। परासरण दाब बराबर मोलर सांद्रण या मोलरता या आयनों की संख्या। ठीक है, क्वथनांक बराबर मोलों की संख्या आयनों की संख्या। परासरण दाब में अवनमन क्या वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, आयनों की संख्या। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि या कमी पूछेगा किसका क्वथनांक अधिक होता है, तो 1/, वाष्प दाब देख लेना। ठीक है, हिमांक में अवनमन 1/, आयनों की संख्या या मोललता। ठीक है, तो ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न में काफ़ी मदद देंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।